Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Israel's Iron Dome and how strong it is. We will see with respect to India's air defense system. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. आयरन डोम ऑफ इजराइल क्या है ये वो जरा समझते हैं। देखिए, एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब मान लीजिए कि सामने से किसी एनिमी का रॉकेट आता है तो उसको ये हवा में ही एयर में ही इंटरसेप्ट करके अपने कंट्री को बचा सकता है। इसको कहा गया है एयर डिफेंस सिस्टम। और इजराइल के इस तरह के स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम ऑफ इजराइल। उसको ऐसे कॉमनली कहा जाता है आयरन डोम ऑफ इजराइल। इसको डेवलप किया इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने और इसको 2011 में डिप्लॉय किया गया था। सो दीज आर शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स ऑफ इजराइल। सामने से कोई भी मिसाइल्स आएगा उसको ये ग्राउंड से हिट किया जाएगा और एयर में ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं दे आर ऑलवेज असिस्टेड विद सम रडार, क्योंकि पहले जब सामने से मिसाइल्स आएंगे तो रडार्स उनको डिटेक्ट करेगा उनके लोकेशन को और फिर एयर डिफेंस मिसाइल जो है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो करंट डेवलपमेंट्स क्या हुए? आपको पता है कि हमास ने पहले अटैक किया इजराइल के ऊपर और अब वापस से इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक चल रहा है। मैसिव तरीके से काउंटर अटैक चल रहा है। बट हमास ने कैसे अटैक किया? हमास ने ग्राउंड सोल्जर्स ने भी उनके अटैक किए इजराइल के ऊपर। हमास ने बहुत सारे रॉकेट्स भी बम्बार्ड किए इजराइल के ऊपर। सवाल उठता है कि इजराइल का इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी हमास ने अटैक किया कैसे? देखिए, हमास ने इस बार काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से एयर अटैक किया है। 20 मिनट के अंदर लगभग 5000 रॉकेट्स हमास ने फायर कर डाले और जिस कारण से इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है इट फेल्ड टू प्रोटेक्ट इजराइल कंप्लीटली फ्रॉम हमास मिसाइल्स। माना जा रहा है कि लगभग 3000 मिसाइल्स तक तो न्यूट्रलाइज कर पाया ईरान का एयर आयरन डोम सिस्टम। बट इजराइल overall it was badly impacted this time because of the massive overwhelming number of the missiles being fired by Hamas side. तो इससे एक बात समझ आ गई है कि look, the terrorist groups over a period of time they are going to have hands on more sophisticated technologies and this is going to be threat for other world countries. जैसे न्यूक्लियर वेपन को लेकर के बात चलती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन होने देना चाहिए या नहीं, या पूरी तरह से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए। तो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखा जाता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के फेवर में वो होता है कि अगर टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में न्यूक्लियर वेपन लग गया सो दे विल डेफिनेटली यूज इट विदाउट थिंकिंग मच। और टेररिस्ट ग्रुप जो है खुद के वेपन्स भी डेवलप कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल्स के प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया तो दिस इज वन पर्टिकुलर एग्जांपल वेयर वी हैव सीन कि नाउ टेरर ग्रुप्स आर आल्सो हैविंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर वर्ल्ड कंट्रीज। इसी अभी तक माना जाता था कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग एंड इट इज बियॉन्ड पेनिट्रेशन, बट दिस टाइम इट हैज फेल्ड टू सम एक्सटेंट। एक बार फिर भी देखिए आयरन डोम सिस्टम में क्या क्या चीजें थी जो एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम ऑफ इजराइल। माना जाता था कि इस तरीके का आयरन डोम सील्ड है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक है रडार यूनिट जो आने वाली एनिमी के मिसाइल्स को पहले डिटेक्ट करेगा एंड देन देयर इज अ बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट। इस बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि रडार और मिसाइल फायरिंग यूनिट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। तो एक बार रडार ने डिटेक्ट किया तो थ्रू दिस बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट मिसाइल फायरिंग यूनिट को सही इंफॉर्मेशन जाएगा and then missile firing unit will automatically fire missiles in order to protect the country from enemy artilleries। इस केस में ऐसा कुछ बहुत इफेक्टिव तरीके से आयरन डोम काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ओवरवेलमिंग नंबर्स। बात की जाए अगर इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की तो हमारा भी एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट माना जाता रहा है। हमारे एयर डिफेंस में अलग अलग तरीके के डिफेंडर मिसाइल्स लगे हैं।
लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, अलग अलग तरीके के इंटरसेप्शन मिसाइल्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन की, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल की, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पैड। इसकी ऑपरेशनल रेंज देखिए 300 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है, और काफ़ी ज़्यादा हाइट तक भी ये एनिमी के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, अप टू 80 किलोमीटर्स ऑफ ऑल्टीट्यूड। एक और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम है हमारे पास, जिसका नाम है एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल। इसका रेंज लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक है, और एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी एंड एडवांस्ड एयर डिफेंस। अब अगर बात की जाए इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन की, तो उसमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जो नेम है वो है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। देखिए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही वर्सेटाइल है। ये लॉन्ग रेंज में भी इस्तेमाल होता है, इंटरमीडिएट रेंज में भी इस्तेमाल होता है, शॉर्ट रेंज में भी इस्तेमाल हो सकता है एयर डिफेंस के लिए। इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर, 150, 120 या 40 किलोमीटर तक है। तो अलग अलग तरीके के इसके पास रेंज हैं एयर डिफेंस के लिए। और ये S-400 ट्रायम्फ मिसाइल इंडिया ने प्रोक्योर करना शुरू किया है फ्रॉम रसिया। तो 5 यूनिट इस तरीके के S-400 ट्रायम्फ मिसाइल हम लोग खरीद रहे हैं फ्रॉम रसिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल बाउंड्रीज अगेंस्ट एनिमी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और चाइना। तो ये जो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल है, माना जाता है कि दुनिया का सबसे वर्सेटाइल, सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, या ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम या पैट्रियोट से भी ज़्यादा इफेक्टिव इसको माना जाता है। और इसकी खासियत ये है कि इसका मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर तक है, और इस पे एक साथ 100 से भी ज़्यादा टारगेट्स को ये आइडेंटिफाई कर सकता है, और एक बार में 36 टारगेट्स को ये साइमल्टेनियसली हिट भी कर सकता है। सो दीज थिंग्स मेक S-400 ट्रायम्फ मिसाइल वेरी वर्सेटाइल, वेरी इफेक्टिव। अभी S-400 ट्रायम्फ मिसाइल को लेकर के बस एक ही प्रॉब्लम है, इंडिया इज प्रोक्योरिंग S-400 ट्रायम्फ मिसाइल फ्रॉम रसिया, बट यूएस ने एक कानून लाया है, काटसा लॉ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। उसमें अमेरिका ने नियम बनाए हैं कि रसिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ जो भी देश ट्रेड करेंगे, खासकर डिफेंस ट्रेड ट्रेड उनके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा अमेरिका। तो दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन इंडिया इज प्रोक्योरिंग S-400 ट्रायम्फ मिसाइल फ्रॉम रसिया, देयर इज अ थ्रेट कि कहीं इंडिया के ऊपर यूएस काटसा लॉ के अंतर्गत ट्रेड सैंक्शंस ना लगा दे। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो नॉट एनी अदर माइनर इकोनॉमी। अगर इंडिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाना एक तो आसान नहीं है, एंड इफ यूएस गोज फॉर ट्रेड सैंक्शंस ऑन इंडिया, इट विल हैव सम डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन यूएस इकोनॉमी ऑल्सो। तो देखते हैं क्या होता है, बट ये काटसा लॉ के अंतर्गत सैंक्शंस लगना इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर यूएस। फिर हमारे पास शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम भी हैं, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इसको डेवलप किया हमारे देश के डीआरडीओ ने, डिफेंस एजेंसी ने, और इसको प्रोडक्शन का काम, इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप की है डीआरडीओ ने, प्रोडक्शन का काम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। फिर है स्पाइडर, सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी। ये इजराइल से मंगाया हुआ शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसको इजीली मूव कराया जा सकता है ऑन ट्रक्स। फिर S-25 पेचोरा, ये सोवियत यूनियन से हमने मंगाया है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन। फिर एक है बराक 8, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज, ऑपरेशनल रेंज 0.5 किलोमीटर तक की डिफेंस कर सकता है। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का एग्जांपल है बराक। बराक इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। देखिए इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या डेवलप्ड है, तो इसराइल की एजेंसीज के साथ कई सारे हम लोग ज्वाइंट कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। उसमें एक एग्जांपल है बराक का। इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत की डीआरडीओ मिलकर के बराक 8 का ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रही है। दिस बराक 8 वाज डिप्लॉयड इन लद्दाख टू काउंटर चाइनाज थ्रेट। उसके अलावा एक सिस्टम है क्यूआर सैम, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और प्रोडक्शन है अगेन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का। क्यूआर सैम जो है वो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट इस्तेमाल करता है, और रेंज इसकी डिफेंस की है 25 से 30 किलोमीटर। देखिए सॉलिड फ्यूल
प्रोपेलेंट से फ़ायदा क्या होता है कि रिएक्शन टाइम काफ़ी कम हो जाता है, बहुत फास्ट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट मिसाइल सिस्टम। तो ये एक फ़ायदा है इस तरह के QRSAM का। अगर इजराइल की बात की जाए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इजराइल इज़ हाईली सोफिस्टिकेटेड एज फार एज इट्स डिफेंस इंडस्ट्री इज कंसर्न। तो इस कारण से इंडिया बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अब इसराइल से भी खरीद रहा है। अर्लियर ड्यूरिंग द 90 और बिफोर 1990s ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, इंडिया वाज हेवली रिलाइंग ऑन यूएसएसआर टू मीट इट्स डिफेंस नीड्स, but after disintegration of USSR, India has been slowly now diverting away from Russia and diverging its defense import। उसमें हम फ्रांस के साथ भी अब डिफेंस इंपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, और उसमें इसराइल के साथ भी हम डिफेंस इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। कुछ हद तक यूएस के साथ भी अब हमारा डिफेंस इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो आज पर दिस रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड इन द लाइफ मिंट, नाउ इजराइल इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर आफ्टर रसिया एंड फ्रांस। कुछ जगहों पे तो लिखा रहता है कि फोर्थ लार्जेस्ट आफ्टर रसिया, फ्रांस एंड यूएस। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। इफ वी सी ओवर 1 और 2 ईयर पीरियड, देन वी माइट बिलीव कि तीसरे नंबर पे अगर 5-6 साल का एवरेज देखें तो शायद से यूएस इजराइल से पहले आ जाएगा। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एज फार एज इंडिया डिफेंस रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न। बराकेट हम जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं, स्पाइडर हमने वहां से मंगाया है, एंड देन फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। ये देखिए, ये है फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम अवॉक्स, ये भी हमने मंगाया है इजराइल से। तो एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम इज ए काइंड ऑफ यू मे से radar for this Tejas aircraft. Drones like Heron, Searcher 2 and Harop are also being imported from Israel. So Israel's Iron Dome, developed in 2011 short-range air-to-air radar-assisted air defense system, है considered as failure in recent time because of Hamas attack. It was so massive that even Israel's air defense या Israel Iron Dome failed. इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत के पास लॉन्ग रेंज सिस्टम है, जैसे पृथ्वी, एडवांस्ड एयर डिफेंस, और सबसे जो सोफिस्टिकेटेड है वो है हमारा S-400 ट्राइम्फ मिसाइल विच हैज़ बीन इंपोर्टेड फ्रॉम रसिया, कैन एंगेज 36 टारगेट साइमल्टेनियसली। उसके अलावा शॉर्ट रेंज में आकाश, स्पाइडर, बाराक 8। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये यूपीएससी मेंस 2021 में पूछा गया था। हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। मैंने हिंट्स दे रखा है, इसको पढ़ करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि हिंट्स पढ़ के आंसर को अटेम्प्ट करके क्या फायदा। लुक, दिस इज द वे हाउ यू बिल्ड योर नॉलेज रिजर्वायर ऑन डेली बेसिस। एटलीस्ट बाय सीइंग इवन द हिंट्स यू विल राइट एन आंसर। अब यहाँ से हिंट्स पढ़िए, गूगल से पढ़ के लिखिए, बात एक ही है। बट आई प्रॉमिस यू कि डेली बेसिस पे आपको कंटेंट काफ़ी कम लग रहा होगा, बट अगर आप 1 साल तक रेगुलरली न्यूज़पेपर एनालिसिस को फॉलो करें और कंटेंट को कंसोलिडेट कर लें, तो आप इसी कंटेंट से कोई भी मेंस का आंसर लिख पाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस एंड आई विल प्रूव ऑल्सो। चाहे वो यूपीएससी की बात हो या एपीएससी की बात हो, आई कैन प्रूव ऑल्सो कि अगर 1 साल तक आप पूरा कंटेंट को कंसोलिडेट कर लें तो आप आंसर्स लिख पाएंगे। तो ठीक है, आपके पास पॉइंट्स ना नहीं होंगे S-400 ट्राइब मिसाइल को लेकर के, सी दीज पॉइंट्स, देन क्लोज इट एंड देन राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हुई। फ्रॉम डे वन इटसेल्फ यू डू नॉट स्टार्ट रनिंग द स्प्रिंट, धीरे 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 आएगा, ठीक है। बट जितना कंटेंट डेवलप होता जा रहा है उसको रेगुलर रिवीजन कर करके उसको कंसोलिडेट कीजिए, सिमुलेट कीजिए, तब देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मेरे हिंट्स के ऊपर से कुछ नए आइडियाज भी अपने निकाल करके ला रहे हैं। The next article is about Global Hunger Index 2023. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है ये 2 दुनिया की एजेंसीज मिल करके जॉइंटली पब्लिश करती हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, 2006 से इसको पब्लिश किया जाना शुरू किया गया। हर साल अक्टूबर महीने में रिपोर्ट आता है। तो 2023 वाला 18th एडिशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया भर में हंगर का क्या स्टेटस है, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, उसको मेजर करने की कोशिश की जाती है। इसमें 4 इंडिकेटर्स पे बेसिकली ध्यान रखा जाता है। अंडर नॉरिशमेंट पे, अंडर नॉरिशमेंट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरिक इनटेक ऑफ पॉपुलेशन।
चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग में देखा जाता है कि बच्चे की जो वेट है वो उसके हाइट के हिसाब से है कि नहीं। अगर किसी बच्चे का वेट उसके हाइट के हिसाब से कम है तो हम कहते हैं कि दिस इज चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टेड चाइल्ड। Try to understand the term wasted in technical sense in the terms of nutrition. If the weight is less for height, then the child is known as wasted. If the height is less for age, then the child is known as stunted. तो चार कैटेगरी से चार क्राइटेरिया हैं: अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये चार के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है और दुनिया के अलग अलग देशों को स्कोर देता है। दैट स्कोर विल वेरी बिटवीन 0 to 100। ऑफ कोर्स किसी भी देश का स्कोर 100 नहीं हो सकता बिकॉज दैट वुड बी परफेक्ट, एंड 0 भी नहीं हो सकता बिकॉज दैट वुड बी वर्स्ट, जिससे नीचे संभव भी नहीं है। सारे देशों को इसके 0 से 100 के बीच में स्कोर मिलता है। अब बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की, तो इंडिया की रैंकिंग आई है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। हर साल हमारी रैंक ऐसे ही कुछ खराब रहती है। यू सी लास्ट ईयर ऑल्सो इंडिया वॉज प्लेस्ड एट 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। उसके पहले वी वर प्लेस्ड एट 101, 94, 102। तो हमारी रैंक ऐसे ही 100 110 के आसपास रहती है। यू सी लास्ट ईयर 107 थी, इस बार 111 हो गई। बट अफसोस की बात यह है कि हमसे बेहतर रैंकिंग है हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज की, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की। दैट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न कि इंडिया के अंदर हंगर का प्रॉब्लम, एज पर दिस रिपोर्ट, इंडिया के अंदर हंगर का प्रॉब्लम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से ज़्यादा है। इंडिया का स्कोर वॉज ओनली 28.7। जो चार पैरामीटर्स हैं उसमें अगर बात की जाए चाइल्ड वेस्टिंग की, यानी कि वेट फॉर हाइट, चाइल्ड वेस्टिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया का के अंदर 18.7% बच्चे जो हैं वो वेस्टेड पाए गए हैं, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज पर दिस रिपोर्ट। अंडर नॉरिशमेंट में देर वॉज 16.6% पॉपुलेशन, अंडर 5 मोर्टेलिटी में 3.1, एनीमिया इन वुमेन एज बिटवीन 15 एंड 24 स्टूड एट 58% एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बट उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक था चाइल्ड वेस्टेड। वेस्टेड चाइल्ड का अगर नंबर की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज हमारे देश के अंदर है। सरकार ने क्या रिस्पॉन्ड किया और कैसे रिस्पॉन्ड किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के लिए? सरकार ने कहा है कि जो ये रिपोर्ट है इसमें जो मेथड है वो एरोनियस है और परहैप्स जो इंटेंशन है वो भी मैलाफाइड है। इंटेंशन है इंडिया की इमेज को टार्निश करना। The government has questioned the content of the report as well as the intent of the report makers. भारत सरकार का कहना है कि जो तीन जो पैरामीटर्स हैं वेस्टिंग के, स्टंटिंग के और मॉर्टेलिटी के, ये तो भारत सरकार की अपनी जो पोषण ट्रैकर ऐप है जिसके अंतर्गत हम लोग रियल टाइम पे ये तीन पैरामीटर्स को जज करते हैं, मेजर करते हैं, उससे तो बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं कर रहा। तो पोषण ट्रैकर ऐप का डेटा कुछ और कह रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा कुछ और कह रहा है। जो चौथा पैरामीटर है अंडर नॉरिशमेंट का, उसके उसमें डेटा इन्होंने देखिए कैसे लिया, बस 3000 लोगों से ओपिनियन मांगा है, बस ओपिनियन पोल कराया 3000 लोगों से, उसके बेसिस पे इन्होंने अंडर नॉरिशमेंट का अंदाजा लगा लिया। So that is why the government is saying that this particular report need not to be taken very seriously because the method adopted was erroneous. Perhaps the intention was also not very genuine. It was malified to malign India's image. बात की जाए पोषण ट्रैकर ऐप का, जिसके बारे में जिक्र कर रही है सरकार की, पोषण ट्रैकर ऐप पे जो भी डेटा है माल न्यूट्रिशन का, चाइल्ड स्टंटिंग का, वेस्टिंग का, उससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट मैच नहीं कर रहा। तो पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसमें क्या किया गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया गया है एक मोबाइल फ़ोन। उस मोबाइल फ़ोन जो भी उसको पहले तो प्रोक्योर किया गया भारत सरकार द्वारा, और उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये मोबाइल फ़ोन दिया गया। मोबाइल फ़ोन पे वो रियल टाइम बेसिस पे डेटा अपडेट करती हैं अबाउट चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। तो ये जो पोषण ट्रैकर ऐप है, दिस इज़ वेरी डायनेमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेथड ऑफ मेजरिंग द नॉरिशमेंट स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। और पोषण ट्रैकर ऐप पे जो डेटा है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है
with the data that has been used by Global Hunger Index, that has been used in publishing Global Hunger Index report by these two agencies, Concern Worldwide and Wealth Hunger Life. तो इसी कारण से सरकार ने क्वेश्चन किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है, रिपोर्ट देख लेते हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, 4 इंडिकेटर्स हैं ये। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक खराब ही रहती है, बट गवर्नमेंट हैज क्वेश्चन इंटेंट एंड कंटेंट बिकॉज द डेटा डज नॉट कोरिलेट विथ पोषण ट्रैकर ऐप। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about giant ozone hole over Antarctica. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. देखिए, ओजोन से रिलेटेड लास्ट मंथ भी हमने एक आर्टिकल कवर किया था, जब मुझे लगता है 16 सितंबर को हमने देखा था वर्ल्ड ओजोन डे। तो उस दिन ओजोन होल या ओजोन लेयर से रिलेटेड कई सारी चीजें हमने देखी थी। कुछ यहाँ रिपीट करते हैं रिवीजन पर्पज से, एंड देन वी विल सी सम न्यू थिंग्स। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं बेसिकली, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और हमारे अर्थ से बिल्कुल एडजेसेंट पे है, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज द ट्रोपोस्फेयर, फिर उससे ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो उसमें कुछ स्पेशल तरीके के कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ओजोन। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इन द स्ट्रेटोस्फेयर, टुगेदर दे क्रिएट अ लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर नोन एज ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। होता क्या है कि सन से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनसे ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करता है। दैट इज हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अदरवाइज अगर ओजोन लेयर ना हो, these ultraviolet rays will act in a very dangerous manner for survival of our on the earth। तो यह है फायदा ओजोन लेयर का। लेकिन एक कंसर्न देखने को मिला है पिछले कुछ सालों से, जिसको हमने कहा ओजोन होल। देखिए, अर्थ से कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज हुए, इंडस्ट्रियल केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, HCFC। These substances are known as ozone depleting substances, ODS। These CFC और HCFC are released from refrigeration और AC और पेंट इंडस्ट्री या फिर फर्नीचर इंडस्ट्री से भी CFC या HCFC रिलीज होता है। They over a period of time somehow ascended to the upper atmosphere, and there they led to degeneration of ozone gas, creating holes, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन होल। ओजोन होल इज area where the ozone concentration is very reduced, and that is why the ozone layer has lost its capability to shield the earth from ultraviolet radiations। ऐसे एरियाज को कहा गया ओजोन होल। ओजोन होल इज वेरी प्रोमिनेंट ओवर द साउथ पोल। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल इज वेरी प्रोमिनेंट। कंसिडरिंग द थ्रेट ऑफ ओजोन होल, 1980s में जब साइंटिस्ट को पहली बार इसके बारे में पता चला, तो साइंटिस्ट स्टार्टेड टू टॉक कि परहैप्स इट कुड लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड। पर धीरे धीरे फिर वर्ल्ड कंट्रीज यूनाइटेड, दे स्टार्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और फिर हुआ क्या कि ओजोन लेयर को रिकवर कराने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किया गया 1985 में, जिसको नाम दिया गया वियना कन्वेंशन। 1985 में वियना कन्वेंशन वाज ब्रॉट। लुक, कन्वेंशन जो होते हैं दे आर सिंपली एन एग्रीमेंट। उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होता है कि क्या करना है, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है कि क्या करना है। तो वियना कन्वेंशन वाज ब्रॉट इन ऑर्डर टू रिवाइव ओजोन लेयर। बट वियना कन्वेंशन के अंदर फिर प्रोटोकॉल साइन किए गए। तो किसी भी कन्वेंशन के अंदर जो प्रोटोकॉल होते हैं, दे आर वेरी कंक्रीट, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ओरिएंटेड एंड बाइंडिंग इन नेचर। तो वियना कन्वेंशन के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किए गए 1987 में, जिसका मेन गोल था टू स्टॉप प्रोडक्शन and use of substances that causes ozone depletion। So Montreal Protocol was quite successful, signed under Vienna Convention। India is also a party to this Montreal Protocol। और काफी सक्सेसफुल रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन ब्रिंगिंग डाउन द यूज ऑफ CFC एंड HCFC, विच आर मेनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और माना जाने लगा है कि 2040 तक ओजोन लेयर जो है अपने 1980 वाले स्टेज को अचीव कर लेगा। मतलब इट विल बी एबल टू रिवाइव इटसेल्फ कंप्लीटली to the level it was in 1980s by 2040 because of the successful implementation of Montreal Protocol under Vienna Convention। Montreal Protocol की बात चलिए तो एक चीज और देख लेते हैं। You see, HCFC
और सीएफसी को रिप्लेस करके रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया एचएफसी का, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की अच्छी बात यह है कि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, जोरो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। तो एचएफसी जो है, सीएफसी को हटा करके, एचसीएफसी को हटा करके हमने एचएफसी का इस्तेमाल करना शुरू किया। एचएफसी की अच्छी बात यह है कि ये ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसका ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को तो हटाया, लेकिन उसके जगह पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन हाउस गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज बिकमिंग अ प्रॉब्लम कि भाई अब ओजोन डिप्लीशन को तो रोक दिया आपने, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग को आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। इस कारण से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक अमेंडमेंट लाया गया 2016 में, जिसको नाम दिया गया किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट हैज नाउ सेट अ टारगेट फॉर वर्ल्ड कंट्रीज टू फेज आउट इवन द यूज ऑफ एचएफसी। अलग अलग देशों को अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फेज आउट करने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि वियना कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट ओजोन डिप्लीशन, बट अंडर दिस किगाली अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट doing away with the use of HFC, which is not an ozone depleting substance but a greenhouse gas. करंट न्यूज ये है कि सैटेलाइट बेस्ड मेजरमेंट से पता चला है कि अंटार्कटिका के ऊपर एक लार्ज ओजोन होल क्रिएट हो गया। जाइंट होल ऑफ ओजोन लेयर हैज बीन क्रिएटेड ओवर अंटार्कटिका। और ये जो ओजोन होल क्रिएट हुआ है, दैट इज ऑफ वेरी लार्ज साइज, इट इज अप टू 3 times द साइज ऑफ ब्राजील। बट क्वेश्चन ये है कि क्या इससे कोई चिंता की बात है, ऐसा हुआ क्यों, इतना बड़ा ओजोन होल क्रिएट क्यों हुआ? उस पर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। होता क्या है कि अंटार्कटिका रीजन में ये सितंबर से लेकर के नवंबर महीने में कुछ एटमॉस्फेरिक या मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस ऐसे प्रिवेल होते हैं। अंटार्कटिका रीजन में सितंबर से लेकर के नवंबर महीने में कुछ एटमॉस्फेरिक या मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ऐसे प्रिवेल होते हैं, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, उस कारण से अपने आप ये ओजोन जो है वो थोड़ा सा डिप्लीट हो जाता है इस एरिया में। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है कि जब तक वो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस बने रहते हैं, फास्ट विंड वगैरह चलती रहती है, तब तक वैसे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ दिस फास्ट विंड्स। और जैसे ही ये फास्ट विंड सबसाइड करती हैं, कंट्रोल में आती है नवंबर तक, तो फिर ओजोन लेयर अपने आप को रीग्रो कर लेता है। तो मुद्दा ये है कि मौजूदा टाइम में देखा जाने वाला ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका is not a permanent one, it is a seasonal one that in general gets created every year in the month of October because of some meteorological conditions created over Antarctica. So no need to much worry about this. और जब ओजोन की बात चली रही है तो लेट अस टॉक अबाउट अदर टाइप ऑफ ओजोन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। अभी तक जिस ओजोन की हम बात कर रहे थे दैट वाज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, बट एक ओजोन और मिलता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। ये जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है, ये नेचुरल तरीके से नहीं मिलता है, इट इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शंस अमंग सर्टेन गैसेस। तो जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से निकलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, वीओसी। अगर वीओसी को आपको एग्जैक्टली फील करना है तो आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहाँ जो स्मेल आता है वो एक्चुअली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स का ही आता है। तो इस तरह के वीओसीज हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी, इतने सारे पेट्रोल पंप है तो वीओसीज भी हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री से अलग अलग जगहों से सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि इनको कहते हैं शॉर्ट में सॉक्स, नॉक्स। सल्फर ऑक्साइड को कह दिया सॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कह दिया नॉक्स। ये सब चीजें हैं। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, नॉक्स, and when they are subjected to ultraviolet radiations, it leads to a reaction. That reaction leads to formation of ozone plus और एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको कहते हैं शॉर्ट में पैन। ये दोनों जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस के नज़दीक क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स। ये वाला जो ओजोन यहाँ क्रिएट हुआ उसको कहा जाएगा ग्राउंड लेवल ओजोन, और ये बहुत खतरनाक होता है। स्किन इरिटेशन कर सकता है, इन सीरियस केसेस लंग कैंसर कर सकता है। तो हो क्या रहा है कि ग्राउंड इमिशन से आया नाइट्रोजन ऑक्साइड, इंडस्ट्री से आया नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड, फिर आया वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम पेट्रोल पंप्स एंड ऑल,
और फिर हीटिंग के कारण बिकॉज ऑफ द सन दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ground level ozone and peracetyl nitrate, and ground level ozone is dangerous uh, as far as our breathing is concerned. It is dangerous for our skin. It also causes eye irritation, so that is a problem because of the ground level ozone. तो देखिए, एक ओजोन अच्छा है, स्ट्राटोस्फेयर वाला ओजोन अच्छा है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ट्रोपोस्फेयर वाला ओजोन बैड है, ये हमारे लिए कई सारे हार्मफुल चैलेंजेस क्रिएट करता है ट्रोपोस्फेयर वाला ओजोन। अभी जैसे स्ट्रेटोस्फेयर वाले ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ट्रोपोस्फेयर वाले ओजोन के रिलीज को कंट्रोल करने के लिए, ट्रोपोस्फेयर वाले ओजोन के रिलीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कन्वेंशन, इसका नाम है गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। दिस गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल एम्स एट रिड्यूसिंग और कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ pollutant gases like NOx, SOx, volatile organic carbon. The Gothenburg Protocol aims at limiting the emission of nitrogen oxide, sulfur oxide, volatile organic carbon, ताकि ग्राउंड लेवल ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ना क्रिएट हो। दैट इज द पर्पस ऑफ गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। तो जैसे इस ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव कन्वेंशन, इस ओजोन को अवॉइड करने के लिए वी हैव अ कन्वेंशन विच इज नोन एज गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। वंस द गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल इज कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है बिकॉज मेनी मेजर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इज नॉट अ मेंबर टू इट, बट वंस इट कम्स इनटू इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग गैसेस के रिलीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो अलग अलग कन्वेंशंस हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर ऑक्साइड के लिए हेलसिंकी है, ओस्लो प्रोटोकॉल्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए सोफिया प्रोटोकॉल है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल है। तो ये सारे अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। वंस गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल कम्स इनटू इम्प्लीमेंटेशन, देन ऑल सच प्रोटोकॉल्स विल सीज टू एग्जिस्ट, दे विल नो लॉन्गर रिमेन देयर। तो पिछले महीने जब हमने वर्ल्ड ओजोन डे पढ़ा था तब तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में पढ़ा था। आज ओजोन से रिलेटेड आर्टिकल आया तो आई गेव वन मोर वैल्यू एडिशन इन द फॉर्मेट ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एंड दिस गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ये बोर्ड वर्क मैंने यहाँ दे रखा है, ग्राउंड ओजोन और ओवरऑल स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के ऊपर अलग अलग एक एक पेजेस पे दिया है। अगर आप इस पिछले साल का यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखें, यूपीएससी 2022 का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा है ऑन दिस गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ये वाला क्वेश्चन मैंने बस आपको दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सबमिट करना आपको पहला वाला ही, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको सबमिट नहीं करना है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणोदय 2.0। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आसाम सरकार की तो एक मैसिव वेलफेयर स्कीम आपको पता ही है, अरुणोदय स्कीम। उसमें टाइम टू टाइम आसाम सरकार अलग अलग इम्प्रूवमेंट या अपग्रेडेशन लाती रहती है। तो नाउ असम सरकार हैज अपग्रेडेड इट्स अरुणोदय स्कीम एंड नाउ इट विल बी नोन एज अरुणोदय 2.0। अपग्रेडेशन में मेनली क्या किया गया है, बेनिफिशियरीज का बेस एक्सपैंड किया गया। सो अबाउट 10 लाख मोर बेनिफिशियरीज, कहीं 7.5-8 लाख का लिखा है, कहीं 9 लाख लिखा है। लगभग आप मान सकते हैं कि 7.5 से लेकर के 10 लाख तक के नए बेनिफिशियरीज ऐड किए गए अरुणोदय स्कीम में। अब टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हो गए 26 लाख रुपए। अरुणोदय स्कीम के अंदर किया जाता है, मंथली अलाउंस दिया जाता है टू पुअर फैमिलीज। तो मंथली अलाउंस जब शुरू किया गया था अरुणोदय स्कीम, तो दिया जाता था 830 रुपए, फिर उसको बढ़ा के किया गया 1000 रुपए। अब अरुणोदय स्कीम के अंतर्गत मंथली अलाउंस करके बढ़ाकर ये कर दिया गया 1250 रुपए। तो 1250 rupees is to be directly credited into the bank account of the beneficiary on 10th of every month. There is an inclusion criteria for Arunodaya scheme. For example, widow, divorced female, unmarried female, destitute, Divyang, Jang, transgender, all these people are covered under Arunodaya scheme and given monthly allowance of about 1250 rupees. Arunodaya scheme की खासियत क्या होगी? अगर आप सिग्निफिकेंस देखें तो इट इज इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस पॉवर्टी। सेकेंड, इट इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर विमेन एम्पावरमेंट। याद रखिएगा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम को इसलिए माना जाता है क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत कोशिश की जाती है कि विमेन मेंबर ऑफ द फैमिली के अकाउंट में ही पैसे जमा किए जाएं। यही बातें यहाँ लिखी हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ अरुणोदय इज पॉवर्टी एलिविएशन एंड विमेन एम्पावरमेंट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ये एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि देयर आर 75 पीवीटीजीज नॉट 95। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट गलत होते ही द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी।
That's all from our side for today. Thanks for watching.